Welcome student to my YouTube channel Marvelous Tutorial. Today we are going to start a new chapter, that is motion, which is a chapter number 8 according to NCERT. In this chapter we will discuss about the motion, its types. This is the first lecture of this chapter. So in this we will include first of all the introduction, in which we will discuss about the motion and its types. मोशन, व्हाट इज मोशन? किसी भी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है, यानी कि बॉडी मोशन में है कि नहीं है, हम कैसे जज करते हैं? बेसिकली क्या है कि मोशन एक तरह से प्राइमरी कॉन्सेप्ट है, यानी कि किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स की अगर हम बात करेंगे तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को जो मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए ये बेसिक जो है क्या है, एक बेसिक फंडा है, यानी कि मोशन से जो है हम उस चीज़ को नॉर्मली आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे बात करें, यानी कि बेसिकली बहुत बेसिक लेवल पे, यानी कि प्राइमरी ऑब्जर्वेशन अगर हम बात करें, प्राइमरी ऑब्जर्वेशन हमारा जब मोशन का होता है कि कोई भी बॉडी ये लिविंग है नॉन लिविंग थिंग्स है, तो हम बेसिकली ये मान लेते हैं कि चलो ठीक है यार, जो चीज़ मूवमेंट कर रही है, जिसके अंदर मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, लिविंग थिंग्स है। और जिसके अंदर मूवमेंट नहीं हो रहा है वो नॉन लिविंग थिंग्स है। हालांकि एग्जाम्पल इसमें एक चीज़ है, इसमें ट्री की जो कंडीशन आती है, यानी कि जो प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं, लेकिन फिर भी इनके अंदर मूवमेंट नहीं होता, मतलब कि पोजीशन के रिस्पेक्ट में कोई मोशन नहीं होता। ग्रोथ तो होती है, ठीक है, लेकिन इनका कोई मोशन नहीं होता है। ठीक है, तो एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन बेसिकली क्या होना चाहिए? मोशन, मूवमेंट ऑफ अ बॉडी आर चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज नोन एज मोशन। किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है, यानी उसकी पोजीशन में चेंज हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी मूवमेंट कर रही है, मोशन कर रही है। ठीक है, मतलब कि अगर मान लो कि किसी एक पोजीशन से कोई एक ऑब्जर्वर है, वो वॉच कर रहा है, देख रहा है कि हाँ उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, अभी यहाँ पे थी, अब कुछ टाइम के बाद से कहीं और चली गई, मतलब कि उसकी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है उसकी रिस्पेक्ट में। अब मान लो एक पर्सन है, एक ही चेयर पे चुपचाप बैठा है और कंटिन्यूअस बैठा है, ठीक है, जब जब आप आ रहे हो, वॉच कर रहे हो, देख रहे हो, तो यानी कि वो उसी जगह पर बैठा हुआ मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, मतलब इसके अंदर कोई मोशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, रेस्ट की कंडीशन क्या होती है? अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वी कैन से दैट बॉडी इज एट रेस्ट। जैसे वही अभी ने एग्जांपल लिया था ना, चेयर पे कोई पर्सन बैठा हुआ है, आप आओ करके देख रहे हो, 10 घंटे बाद आए, 20 घंटे बाद आए, 24 घंटे बाद आए, मतलब कि जब भी आप आ रहे हो तो आप देख रहे हो कि वो पर्सन उसी पोजीशन पे, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ना किसी रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, या उसके अंदर कोई मूवमेंट आपको दिखा ही नहीं, मतलब उसकी पोजीशन में चेंज हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे कि वो बॉडी जो है वो रेस्ट में, यानी कि वो पर्सन रेस्ट की कंडीशन में है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन बाय डिस्टेंसेस विच आर मच ग्रेटर देन इट्स साइज। भाई देखो, उसका अगर साइज जितना बड़ा है, उसकी कंपैरिजन में अगर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है, यानी कि जो उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कह सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है, यानी कि पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि जो उसकी डिस्टेंस वो मूव कर रहा है, वो अपनी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस मूव कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट और सम स्टेशनरी ऑब्जेक्ट with respect to which a body continuously changes its position in the state of motion is known as origin or reference point। ठीक है, कोई भी बॉडी है या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिसके रिस्पेक्ट में वो क्या कर रहा हो, यानी कि अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट को या उस पोजीशन को जिसके रिस्पेक्ट में वो चेंज कर रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? ओरिजिन या रेफरेंस पॉइंट कहेंगे। ठीक है, उस पोजीशन को हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन कह सकते हैं। ठीक है भाई, जहां से स्टार्ट हो रहा है मोशन तो उसको हम ओरिजिन कह सकते हैं। ठीक है,
अब मोशन की अगर हम बात करें कि कोई भी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको हम इस फिगर से समझते हैं। जैसे ये देखो, फिगर में देखो कि यहाँ पे क्या है, एक बॉय है। इससे पहले हम ये देखें कि ये ट्री है, हम एक ट्री को ऑब्जर्वेशन में ले लेते हैं। मान लो कि ये ट्री है ऑब्जर्वेशन में, ठीक है, ये ट्री हमारा ऑब्जर्वेशन में है, ठीक है, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये ट्री जो है हमारा क्या है, ऑब्जर्वेशन में, इसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके अंदर मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। भाई देखो, कोई भी एक बॉडी किसी एक बॉडी के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी हो सकती है, दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में फील हो सकती है, महसूस किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखो, ट्री को अगर हम स्टेशनरी अभी मान मतलब यहाँ पे ट्री क्या है, स्टेशनरी है। यहाँ पे ये एक पर्सन बैठा हुआ है, यानी इसको हमने कह दिया एक बॉय ए, ठीक है, एक बॉय जो बेंच पर बैठा हुआ है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो ये ट्री क्या है, रेस्ट की कंडीशन में है, यानी कि बिल्कुल रेस्ट में है, यानी इसके अंदर क्या है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। लेकिन वहीं पर अगर हम इस बॉय के रिस्पेक्ट में देखें, क्योंकि ये बॉय क्या है, आगे की तरफ इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये ऐसे इधर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब क्या है कि ट्री कैसा फील हो रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ महसूस होगा। नॉर्मली आप देखे होंगे कि जब भी आप बाइक पे या फिर मतलब जो बस में आप ट्रेवल करते हो, तो जब आप आगे की तरफ बढ़ते हो तो जो ट्रीज होती है वो आपके रिस्पेक्ट में पीछे की तरफ जाती हुई दिखती है, ठीक है। तो इस बॉय का मान लो कि ये बॉय बी है और इसकी जो स्पीड है वो बी स्पीड से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा होगा, यानी कि ट्री जो है इसी स्पीड से पीछे की तरफ जाता हुआ फील हो रहा होगा, यानी कि ये ट्री जो है पीछे की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता हुआ महसूस हो रहा होगा, ठीक है। तो अब इस पर्सन, इस बॉय के रिस्पेक्ट में देखें तो ये क्या है, ट्री मोशन में है। इसके रिस्पेक्ट में देखें तो यही ट्री क्या है, रेस्ट में है। मतलब कि किसी एक ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे देखें, यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी मोशन में हो सकती है, बट दूसरे रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में वो बॉडी जो है रेस्ट में हो सकती है, जैसे कि इस सिचुएशन में आपने देखा। नेक्स्ट नोट पॉइंट नोट कर लीजिए, द स्टडी ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन associated with moving bodies can make us understand the motion of bodies। कोई भी बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए उसके मोशन को स्टडी करने के लिए हम वेरिएबल्स ऑफ मोशन भी इनको बोलते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, जो भी उस बॉडी के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसको उसके बेसिस पे हम जो है डिस्कस करेंगे अभी आगे के चैप्टर्स में, हम आगे के मतलब टॉपिक्स में ये सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स ऑफ द मोशन, ठीक है। मोशन के ये सब वेरिएबल्स हैं, तो इनकी हेल्प से हम मोशन को समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि इन सब का स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है मोशन की स्टडी करने से पहले। और ज्यादा डीप में अगर हमें पढ़ना होगा, और ज्यादा डीप में अगर हम मोशन को समझना चाहेंगे, तो आगे जो है हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी कि ग्राफ से हम समझेंगे। फिर उसके बाद से इक्वेशंस, यानी कि जो अभी क्या क्या इक्वेशंस यूज किए जा सकते हैं मूवमेंट को फाइंड करने के लिए, यानी कि बॉडी के मूवमेंट को जज करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं, मोशन को जोड़ने से पहले हम वेक्टर्स जान लें। वेक्टर्स क्या होते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइंड विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास क्या होनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, दोनों। जैसे कि मान लो कि मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मान लो 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, ये सब क्या हो गए, मैग्नीट्यूड हो गए। डायरेक्शन यानी उसका मूवमेंट नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ठीक है, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, डायरेक्शन हो गए। मतलब किसी भी बॉडी के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है, यानी जैसे हमने कहा कि 2 मीटर नॉर्थ की तरफ मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, 4 मीटर साउथ की तरफ मूवमेंट हो रहा है, मतलब कि मूवमेंट हो रहा है किसके साथ, मतलब जो उसके साथ क्या दे रखा है, मैग्नीट्यूड दे रखा है, मूवमेंट कितना मूवमेंट हो रहा है और किस डायरेक्शन में हो रहा है, दोनों चीजें अगर हम डिफाइन करेंगे, जो चीजें मतलब जो क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं। उसके बाद से हम बात करें वेक्टर क्वांटिटी की, तो दे शुड आल्सो सेटिस्फाई द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि अगर हमें ऐड करना होगा तो हम नॉर्मली जैसे 2+2, जैसे मान लो 2 मीटर नॉर्थ है, ठीक है, 2 मीटर साउथ है, ठीक है, तो हम इनको ऐसे नहीं ऐड कर लेंगे 2 2 4, ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते, यानी कि नॉर्मल अलजेब्रा से नहीं ऐड करें। इसके लिए हम वेक्टर अलजेब्रा यानी कि वेक्टर्स जो लॉज हैं एडिशन के लिए, वो सारी चीजें
यूज करके हम लोग मतलब जो है ऐड करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ोगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, वेट, टॉर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एक्सेट्रा, ये सब क्या होते हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं आपके वेक्टर्स के, ठीक है। नेक्स्ट स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, मतलब डायरेक्शन हो। जैसे हमने कहा 2 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, 2 लीटर, 6 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर, ठीक है, 4 kg, 5 kg, 2 kg। मतलब एक चीज ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड में मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यू, ये नहीं कि 2 kg में सिर्फ 2 मैग्नीट्यूड नहीं है, 2 kg कंप्लीट मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो 2 kg जो है पूरा कंप्लीट, मतलब कि उसकी यूनिट और साथ में जो भी उसके साथ नंबर लगा हो, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो स्केलर्स हुए। एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, वर्क, पावर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक चार्ज, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टेम्परेचर एक्सेट्रा, ये सारे क्या है? स्केलर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ये सारी चीजें जो है स्केलर क्वांटिटीज होती है, मतलब इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ मोशन की हम बात करें कि मोशन कितने तरह के होते हैं, तो भाई देखो, मोशन की टाइप्स बता पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन ये है कि इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग बेसिस पर, ठीक है। भाई देखो, कोई भी चीज़ मूवमेंट हो रही है, तो मूवमेंट हो रहा है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई तो कर सकते हैं। तो उसको हम सबसे पहले क्लासिफाई कर लें कि बेसिस क्या है, क्या क्या सिचुएशंस हम देख रहे हैं। तो फर्स्ट बेसिस हम देखें अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन, डायमेंशन के बेसिस पे। तो डायमेंशन के बेसिस पे अगर हम मोशन की बात करें, तो मोशन बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। 3 तरह बेसिकली हमारे पास 3 डायमेंशन अवेलेबल है, इसलिए हम 3 टाइप्स के मोशन कह सकते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट क्या है? 1 डायमेंशनल मोशन इज द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग एलोंग अ स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन में अगर मूवमेंट हो रहा है, मोशन हो रहा है बॉडी का, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? 1 डायमेंशनल। जैसे कि आप रोड पे बिल्कुल सीधे स्ट्रेट रोड पे चलते चले आ रहे हो, तो इसको हम कहेंगे 1 डायमेंशनल मोशन कर रहे हो, ठीक है। उसी तरह से 2 डायमेंशनल मोशन की बात करें, 2 डायमेंशनल मोशन, अ पार्टिकल मूविंग एलोंग अ कर्व पाथ इन अ प्लेन हैव 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। जैसे कि किसी प्लेन में कर्व पाथ पे आप मूव कर रहे हो, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं 2 डायमेंशनल। जैसे कि मान लो आप एक्स एक्सिस में भी जा रहे हो, वाई एक्सिस में जा रहे हो, मतलब कि आपके मोशन को डिफाइन करने के लिए एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट एक्सिस की, यानी कि 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसको हम 2 डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा है आपका 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन के लिए में क्या है? पार्टिकल्स मूविंग इन अ स्पेस हैज 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। यानी कि स्पेस में अगर देख लें, यानी मान लो कि बर्ड है, वो उड़ रही है, फ्लाई कर रही है, मतलब कि अब फ्लाई कर रही है वो, अगर स्ट्रेट कर रही है तब तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। जैसे आप एरोप्लेन का एग्जांपल ले लो, ठीक है। एरोप्लेन क्या हो रहा है कि जैसे कि अगर मान लो कि टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, यानी कि जैसे उड़ रहा है तो टेक ऑफ कर रहा है, ठीक है, या लैंडिंग कर रही है, इस केस में क्या होगा कि ये 2 डायमेंशन मोशन करता है। और जैसे ही अगर आप बिल्कुल वो स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है, तो उस केस में जो है मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन यानी 1 डायमेंशनल मोशन करता है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बर्ड की बात करें, जैसे बर्ड जो है स्पेस में उड़ रही है, तो ये किसी तरह से 3 डायमेंशनल मोशन, यानी कि उसका जो मूवमेंट होगा वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, 3 एक्सिस से हम डिफाइन करेंगे। 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की रिक्वायरमेंट होती है इसके मूवमेंट को डिफाइन करने के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट मोशन की अगर हम बात करें, तो इसमें फर्स्ट क्या है? यूनिफॉर्म मोशन when a body covers equal distance in equal interval of time, however small may be the time interval. टाइम इंटरवल चाहे कितना भले 1 सेकंड का हो, 0.1 सेकंड का हो, 0.5 सेकंड का हो, ठीक है। तो अगर उसके अंदर यानी कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे 2 मतलब इस तरह की अगर टाइम, जैसे मान लो 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड का जो है टाइम इंटरवल है, ठीक है। हर 2 सेकंड में उसका मूवमेंट देखें कि 2 मीटर 4 मीटर या कोई भी एक फिक्स वैल्यू ले रहे हैं, जैसे मान लो 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर ही मूवमेंट हो रहा है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। एग्जांपल क्या है यूनिफॉर्म मोशन का?
एन एरोप्लेन फ्लाइंग एट अ स्पीड ऑफ 600 किलोमीटर पर आवर। 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई मतलब जो है मूव कर रहा है एरोप्लेन, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो, लेकिन अगर यहीं पे कहें कि अगर वो सम टाइम ही फ्लाइंग 600 किलोमीटर एंड आफ्टर सम टाइम ही फ्लाइंग एट 602 किलोमीटर पर आवर, तो अगर ये वेरी कर रहा है तो मतलब कि वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन अनइक्वल व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है। मतलब कि जैसे 2 सेकंड का इंटरवल ले रखा है, लेकिन जो है उनके अंदर मूवमेंट कभी मान लो कि पहले इंटरवल में 2 मीटर हो रहा है, दूसरे इंटरवल में 5 मीटर हो रहा है, तीसरे में अगेन 2 मीटर है, तो मतलब इस तरह से वेरी कर रहा है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। एग्जाम्पल क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है एन एरोप्लेन रनिंग ऑन अ रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ। अब रनवे पे चल रहा होता है, क्या होता है? धीरे 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 उसकी स्पीड क्या होती है? बढ़ती चली जाती है, मतलब कि वो कांस्टेंट स्पीड तो रहती नहीं है, ठीक है। तो वो स्पीड चेंज हो रही है ना, कॉन्स्टेंटली उसकी स्पीड चेंज हो रही है, मतलब कि इसके मोशन को हम क्या कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। अब इसको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म समझने के लिए हम एक टेबल से समझते हैं। जैसे मान लो ये एक टेबल है आपका, इसमें टाइम और डिस्टेंस दे रखा है, टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि 1 जैसे 1 सेकंड हुआ तो बॉडी के अंदर जो डिस्टेंस कवर किया वो 10 मीटर किया। 2 सेकंड जब हुआ तो वो 20, 3 सेकंड हुआ तो 30 मीटर। ये जो भी डिस्टेंस है वो कहाँ से? वो रीजन से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है भाई। जब 0 से स्टार्ट हुआ तो उस टाइम जो है उसकी पोजीशन क्या रही होगी? 0। तो 1 सेकंड के बाद 10 मीटर पे पहुंच गया, 2 सेकंड के बाद 20 मीटर पर, 3 सेकंड के बाद 30 मीटर पे, 4 सेकंड्स के बाद 40 मीटर पर, 5 सेकंड के बाद 50 मीटर पे, 6 सेकंड के बाद 60 मीटर पर। तो अब अगर हम कहें कि उसकी पोजीशन में चेंज कितना हो रहा है, मतलब कह सकते हैं कि पहले इंटरवल देख लो। टाइम इंटरवल क्या है? 1 और 2 के बीच में कितना? 1 सेकेंड। 2 और 3 के बीच में 1 सेकेंड। 3 4 के बीच में 1 सेकेंड, मतलब कि इसका जो टाइम इंटरवल है कितना? 1 सेकेंड है। डिस्टेंस यानी कि 1 2 के बीच में कितना चेंज हो रहा है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 20 माइनस 10 करोगे तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर। इनके बीच में 10 मीटर, 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 मतलब कि इक्वल टाइम इंटरवल है और हर टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग जो इक्वल डिस्टेंस मूव कर रहा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि बॉडी जो है यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है। तो हम इसको यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं, ठीक है। अब एक और टेबल देख लेते हैं। दूसरा टेबल है आपका ये, इसमें क्या है? टाइम सेकेंड्स में, ऊपर जो आपका टाइम दे रखा है सेकेंड्स में, और नीचे जो है डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम देखें 0 सेकेंड पर जो डिस्टेंस है, यानी कि कितना कवर किया बॉडी ने? 0, मतलब कि बॉडी कहाँ पे है? ओरिजिन पे है। 1 सेकेंड के बाद, जैसे 1 सेकेंड कंप्लीट हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि बॉडी के जो कितना डिस्टेंस कवर किया है? 1 मीटर। उसी तरह से 2 सेकेंड्स के बाद 4 मीटर, 3 सेकेंड के बाद 9 मीटर, ठीक है, 4 सेकेंड के बाद 16 मीटर, ठीक है। तो अब देखें कि इंटरवल 0 और 1 के बीच में 1 सेकेंड, 1 2 के बीच में 1 सेकेंड का इंटरवल, 2 और 3 के बीच में 1 सेकेंड का इंटरवल, 3 और 4 के बीच में 1 सेकेंड का इंटरवल। तो इस इंटरवल में कितना डिस्टेंस, कितना 0 और 1 के बीच में, मतलब ये 1 माइनस 0 करोगे तो 1 मीटर। इनके बीच में, इस इंटरवल के बीच में अगर देखें, इस इंटरवल के बीच में 4 माइनस 1 दैट इज 3 मीटर। इस इंटरवल के बीच में अगर हम देखें तो 9 माइनस 4 दैट इज 5 मीटर। इस इंटरवल के बीच में अगर हम देखें तो 16 माइनस 9 दैट इज कितना? 7 मीटर। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर 1 मीटर का, यहाँ पर 3 मीटर, यहाँ पर 5 मीटर और यहाँ पर 7 मीटर, यानी कि इंटरवल सेम है, इक्वल इंटरवल है, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल बॉडी कवर कर रही है। तो इस तरह का जो मोशन हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द पाथ। पाथ के बेसिस पे हम बात करें तो पाथ के बेसिस पे लीनियर मोशन, जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं, ठीक है। बॉडी हैज लीनियर मोशन इफ इट्स
मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और पाथ, स्ट्रेट पाथ पे अगर मूव कर रही है तो उसको हम लीनियर मोशन कहेंगे। जैसे मान लो बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, मतलब सीधी सड़क है, अगर उस पर कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसको हम कहेंगे कि बॉडी जो है लीनियर मोशन कर रही है, यानी कि या रेक्टिलिनियर मोशन कर रही है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन पे या स्ट्रेट पाथ पे जो मोशन होता है उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे मान लो मोशन ऑफ अ मूविंग कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। ठीक, नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका मोशन ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग से छत से अगर एक बॉल को ड्रॉप करे तो बिल्कुल सीधे स्ट्रेट नीचे ग्राउंड की तरफ आती है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन के एग्जांपल्स हो गए। नेक्स्ट है सर्कुलर और रोटेशनल मोशन। अ बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स अराउंड अ फिक्स्ड पॉइंट। भाई कोई बॉडी एक फिक्स पॉइंट के अराउंड मूव कर रही है, जैसे कि मान लो कि व्हील है, ठीक है, या फिर कोई पर्सन है, कोई बॉडी है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रही है, मूव हो रही है, तो इसको हम कह सकते हैं कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है या रोटेशनल मोशन, या इसको हम कह सकते हैं कर्वीलिनियर मोशन भी हम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे मान लो मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन। नेक्स्ट मोशन ऑफ एन स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप है या इलेक्ट्रिक फैन है, इनका मोशन जब देखेंगे तो क्या होगा, एक फिक्स्ड पॉइंट पर क्या होता है कि बिल्कुल राउंड में गोल गोल घूमती रहती है, मूव करती है। ठीक है, मूव करती है गोल गोल, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। जैसे कि ये मान लो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसको हम जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट के चारों तरफ ये बॉल है, मान लो ऐसे मूव कर रही है, ये इस तरह से ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, तो इस एक्सिस को, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो इसको हम कहेंगे सर्कुलर मोशन। तो ये जो एक्सिस है, मतलब कि पॉइंट से जो एक्सिस पास होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट, वाइब्रेटरी मोशन। A body has vibratory motion if it moves to and fro about a fixed point. किसी फिक्स पॉइंट से टू एंड फ्रो आगे पीछे बिल्कुल मूव कर रही है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे कि वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है, यानी कि बिल्कुल जैसे ये यहाँ पे देखो, ये पॉइंटर है, ये ऐसे मूव कर रहा है, जैसे मान लो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, वाइब्रेटरी मोशन। ये इस तरह से मूव कर रहा है तो ये वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, अगर यही ऐसे मूव कर रहा था तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, तो इस तरह से अगर यही इस ऐसे मूव कर रहा है, किसी सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये रोटेटरी मोशन या सर्कुलर मोशन हो गया। ठीक है, तो वाइब्रेटरी मोशन क्या है कि इस तरह का मोशन, यानी कि ये अपने पॉइंट पे, यानी कि एक फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में ऐसे आगे पीछे मूव कर रहा है। जैसे कि मान लो ये है, तो इससे अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह का अगर मूवमेंट हो रहा है तो ये सब क्या है, वाइब्रेटरी मोशन हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल, जैसे मोशन ऑफ अ पेंडुलम ऑफ अ वॉल क्लॉक है, जैसे घड़ी है वॉल वाली, तो उसके जो पेंडुलम मोशन होता है उसमें भी मतलब इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन, तो इसको हम वाइब्रेटरी मोशन कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का जो मोशन है वो भी हमारा क्या है, वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल। जैसे कि ये मान लो पेंडुलम है, बॉब है, तो ये बॉब क्या है, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरह का मूवमेंट होता है, ये क्या है, ये वाइब्रेटरी मोशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है रोलिंग मोशन या कॉम्प्लेक्स मोशन। इट इज अ कॉम्बिनेशन कंबाइंड मोशन ऑफ लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। भाई देखो, ऐसा मोशन हो रहा हो कि जहां पर क्या हो रहा हो कि रोटेशन भी हो रहा हो और क्या हो रहा हो, मतलब बॉडी आगे की तरफ भी मूव कर रही है, मतलब कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों हो रहा हो। ठीक है, रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन दोनों हो रहा हो, तो उस केस में ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मोशन या रोलिंग मोशन। ठीक है, जैसे व्हील है, रोलर है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक एक्सिस के अबाउट क्या करते हैं, रोटेट भी होता है और आगे की तरफ भी बढ़ते चले जाते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि रोलिंग मोशन। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ बाइसिकल। बाइसिकल का व्हील कह सकते हो। ठीक है, जो उसका पहिया है उसका भी मोशन जो है भाई आगे की तरफ बाइसिकल बढ़ती है और साथ में क्या होता है कि जो उसका व्हील राउंड राउंड मूव करता है। ठीक है, तो ये रोलिंग मोशन की एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड मोशन। ठीक है, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड मोशन क्या होते हैं, इसमें कंट्रोल मोशन की बात करें, अ कंट्रोल मोशन इज वन इन विच वी कैन कंट्रोल द पैरामीटर ऑफ द मोशन लाइक वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड ड्यूरिंग द एक्सेट्रा ड्यूरिंग द मोशन। मोशन के ड्यूरेशन में हम वेलोसिटी,
और एक्सेलरेशन जो पैरामीटर्स हैं या कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल अगर कर सकते हैं, ठीक है, मोशन हो रहा है उस बीच में अगर हम उसको अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं तो उसको हम कंट्रोल्ड मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑफ ए कार इज कंट्रोल्ड मोशन। भाई कार है, जब चाहो आप रोक सकते हो, जब चाहो तो इसकी स्पीड बढ़ा सकते हो, जब चाहो तो उसकी स्पीड आप कम कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का जो मोशन होता है तो उसको हम कंट्रोल्ड मोशन कहते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट नोट कर लो, कंट्रोल्ड मोशन ऑफ अ रिवर इन अ डैम इज यूजफुल टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, सो इट कैन बी अ सर्विस टू ह्यूमन बींग्स। भाई देखो कंट्रोल मोशन, इस पर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंट्रोल मोशन किस तरह से जो है ह्यूमन बींग्स को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो देखो जैसे कि रिवर है, रिवर का जो वाटर है यानी कि एक डैम में हमने स्टोर कर लिया, डैम में स्टोर करने के बाद से उसको हम क्या कर सकते हैं कि मतलब कि जो रिवर है उसका जो मूवमेंट है हमने क्या कर रहे हैं, डैम के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं। बीच में हमने डैम बना रखा, यानी कि जो रिवर का वाटर है उसको कितनी स्पीड से मूव करना है, कितना अमाउंट में मूव करना है, ये सारी चीजें हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। यानी हम उसके बेसिस पे हम जो है हाइड्रो मतलब जनरेट करते हैं क्या, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इस तरह से जो है कंट्रोल मोशन हमारे लिए क्या है, यूजफुल भी हो गया, यानी कि हम जो है इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी इस तरह से कंट्रोल मोशन जो है ह्यूमन बींग्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, कह सकते हैं। Next, uncontrolled motion. In uncontrolled motion, we cannot change the parameters after it motion is set. यानी कि अगर कोई बॉडी मोशन में आ गई है तो उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कार है, ठीक, अब कार आप चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, ड्राइव करते अचानक से मान लो ब्रेक फेल हो गया, ठीक है, जो भी उसका एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है, ब्रेक फेल हो गया, मतलब कि नेक्लेसेस काम, यानी कि ना ही उसकी स्पीड को आप कम कर पा रहे हो, ना ही ज्यादा कर पा रहे हो, ना ही उसको रोक पा रहे हो। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि वो जो कार है वो आपके लिए अनकंट्रोल्ड हो गई, मतलब कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो उसी तरह से कि अगर एक बार मोशन में बॉडी आ गई और उसको जो है उसके जो पैरामीटर है जैसे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ठीक है, तो इसको अगर हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे अनकंट्रोल्ड मोशन। जैसे एग्जांपल, मोशन ऑफ स्प्लिंटर आफ्टर ब्लास्ट, फ्लडेड रिवर, अ हरिकेन, अ सुनामी, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, एग्जांपल्स है किसके, अनकंट्रोल्ड मोशन के, ठीक है। जैसे स्प्लिंटर है, ब्लास्ट होने के बाद से क्या होता है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है, यानी कि उसको अब फिर रोका नहीं जा सकता है, ठीक है, मतलब कि बेसिकली हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो भी ब्रेक या जो भी मशीनरी उसके थ्रू जो हम उसको मतलब कर नहीं, मतलब कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे फ्लडेड रिवर है, बाढ़ आ गई, ठीक है, अब बाढ़ आने से पहले तो आप कंट्रोल कर सकते थे कि भाई उसको फ्लड होने ही ना दो, वाटर को उस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दो, लेकिन फ्लड आने के बाद जो है कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं हो पाता, यानी कि अब उसको तुरंत जो है आप इजीली कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो यानी कि ये अनकंट्रोल मोशन, हरिकेन हो गया, सुनामी हो गई, इस तरह से यानी ये सारी चीजें जब एक बार स्टार्ट हो जाती हैं, एक बार मोशन में आ जाती हैं, तो उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है अनकंट्रोल्ड मोशन होती हैं। एक पॉइंट नोट कर लो, we should study about erratic and uncontrolled motion of some object because it will help us in disaster management, ठीक है। हम जो है अनकंट्रोल्ड मोशन और इरेटिक और अनकंट्रोल्ड मोशन के बारे में हमें स्टडी करने की क्यों जरूरत होती है, यानी कि हमें स्टडी करनी भी चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हमें क्या है डिजास्टर मैनेजमेंट को से मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कोई डिजास्टर हो गया, जैसे मान लो फ्लड आ गया, ठीक है, तो ये भी एक तरह का डिजास्टर है। तो अगर हमें उसके बारे में पता होगा कि ये किस तरह का अनकंट्रोल्ड मोशन है, ठीक है, कैसे ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है, या क्या इसके जो है मतलब एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, तो वो सारी चीजों को अगर हमें पता है, यानी कि उसका मूवमेंट और सारी चीजें अगर हमको मालूम है, यानी इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, तो हम जो है डिजास्टर को इजीली मैनेज कर सकते हैं।